हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी पूर्वालोकन पॉलिटी पूर्वालोकन पॉलिटी घटना चक्र 2025 की जो है उसमें जो है कि अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि है गवर्नेंस सिस्टम। आज हम इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो जो भी ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं मोनार्की के या प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट के, या जो है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है, और इन सबको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और हम सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझेंगे कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, या कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वही क्वेश्चन में ही आपको वहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आप जो है कि इसको जो है कि पढ़ने की टेंशन ना ले, वो ये सब जो है कि और डिटेल मैनर में क्वेश्चन के वक्त ही मैं जो है कि डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द स्टेट। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि बेस्ट डिफाइन द स्टेट, मतलब इस ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से बेस्ट को है कि कौन डिफाइन कर रहा है स्टेट को, जो कि आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन करके स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसा कि पहले जान लीजिए स्टेट जो होता है, स्टेट, अब स्टेट की डेफिनेशन में जो है कि चार चीजें होती हैं कि स्टेट जो है कि फोर एसेंशियल एलिमेंट्स को कंटेन करता है। चार एसेंशियल एलिमेंट कौन से होने चाहिए कि वहाँ एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, मीन्स जो है कि वो डिफाइंड टेरिटरी में रह रही हो, और जो है कि वहाँ एक गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट जो है कि उस कंट्री को रन कर रही हो, और वो सॉवरेन हो, मीन जो है कि वो सारे डिसीजन अपने इंडिपेंडेंटली ले सके। उसके सारे डिसीजन कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, वो जो है कि सॉवरेन हो। तो सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि इंटरनल चाहे एक्सटर्नल मैटर वो जो है कि इंडिपेंडेंटली किसी भी जो है कि कंट्री के दबाव में नहीं, वो अपने विल पावर से ले, तो उसका मतलब होता है सॉवरेन। तो क्या चार एसेंशियल एलिमेंट होते हैं स्टेट के? पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये आप जो है कि बात दिमाग में रखेंगे और इसी के बेसिस पे हम जो है कि इसको आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सोसाइटी है परमानेंटली लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मीन्स जो है कि इसमें देखिए एलिमेंट तो आ रहा है कि मतलब हाँ, सोसाइटी जो है कि परमानेंट रह रही है एक डेफिनेट टेरिटरी में, पर सोसाइटी जो है कि यहाँ पे जो है कि होल पॉपुलेशन को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, मेन हो सकता है कि सोसाइटी जो है कि उस पॉपुलेशन का छोटा छोटा पार्ट हो। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा कि वो जो है कि रह रहा है, पर ये बात सही है, पर एन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हाँ, ये डेमोक्रेसी का फीचर है, पर ये एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है स्टेट का। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन जो है बात कर रहा है कि नंबर ऑफ द पीपल हु लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी फॉर ए लॉन्ग टाइम विद ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। हाँ, इसको नेशन कहा जा सकता है, ये भी गलत है ऑप्शन। मतलब जो है कि देखिए कोई ओन कल्चर करे या ट्रेडिशन करे या गवर्नमेंट को जो है कि फॉर्म करे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम नेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि हाँ, एक नेशन में जो है ऐसा सेम कल्चर या डिस्टिंक्ट कल्चर जो है कि बहुत सारी सोसाइटीज एक साथ फॉर्म करके एक डेफिनेट टेरिटरी में रह रही हो, तो उसको जो है कि नेशन कहा जाएगा। वो स्टेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, मीन्स इसको कहा जाता है नेशन भी कह सकते हैं। और मतलब स्टेट का बेस्ट डेफिनेशन पूछा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करेगा, जो हमारे चार एलिमेंट है उनके बेसिस पे, तो ये उतना बेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ द डेफिनेट टेरिटरी पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम। मतलब ये कह रहा है कि डेफिनेट टेरिटरी में जो है कि लोग रह रहे हैं और वहाँ गवर्नमेंट उनको गवर्न करनी है, एंड मेंटेन मेंटेन क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस। हाँ, मतलब सही है कि जो है कि एक नेशन की फिलॉसफी हो सकती है, पर ये जो है कि बेस्ट जो है कि डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि वो एक स्टेट की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दे। और ये ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे चारों कंपोनेंट की बात हो चुकी है। चारों कंपोनेंट की बात कैसे हुई कि कम्युनिटी ऑफ पर्सन रह रहे हैं, मीन्स ये बात कर रहा है पॉपुलेशन की। यहाँ जो है कि पॉपुलेशन रह रही है जो है कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी, यहाँ पे जो है कि टेरिटरी की भी बात हो रही है, पॉपुलेशन प्लस टेरिटरी हो गया। और जो है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मीन्स जो है कि यहाँ सॉवरेनिटी की बात हो गई, यहाँ जो है कि सॉवरेनिटी की बात हो गई, और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जो है कि एक गवर्नमेंट की बात हो गई। तो यही हमारे चार जो है एसेंशियल क्राइटेरिया हैं जो कि स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। इसीलिए जो है कि ये ए ऑप्शन ही इसका जो है कि सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से बेस्ट कौन स्टेट को डिफाइन कर रहा है, तो वो ये है। तो ये हमने जो है कि बहुत ब्रीफली देख लिया कि स्टेट की डेफिनेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट क्या है, क्या वो फ्लैग है,
हाँ किसी भी नेशन का फ्लैग हो सकता है तो, पर वो एसेंशियल फीचर नहीं है। कैपिटल होनी चाहिए कि स्टेट की जो है कि कैपिटल होनी चाहिए, मीन्स जो है कि जो कैपिटल हो जहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं मेन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, तो वहाँ जो है कि उसको कैपिटल सिटी बना दिया जाता है। उसको ये इंपॉर्टेंट सिटी है, उसी को जो है कि राजधानी बना दिया जाता है, जहाँ पे सारे मेन ऑफिसर्स जो है कि बैठते हैं, जैसे पीएम हो गए, हमारे जो है कि प्रेसिडेंट हो गए, तो ये चीजें वहाँ होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, ये सब मेन ऑफिस वहाँ कैपिटल में होते हैं। फिर उसका हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ स्टेट तो नेशन का भी हो सकता है और जो है कि किसी भी एक कंट्री का हेड ऑफ स्टेट हो सकता है, पर वो स्टेट का जो है कि एलिमेंट नहीं है। स्टेट का प्रोमिनेंट एलिमेंट है सॉवरेनिटी, मतलब वो सॉवरन होना चाहिए, वो खुद के डिसीजन खुद ले सके, मतलब वो आत्मनिर्भर होना चाहिए हिंदी में कहें तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने देख लिया कि मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या है, वो होनी है सॉवरेनिटी। और जो है इसका एक्सप्लेनेशन तो जो है कि मैंने आपको समझा ही दिया है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। जो है कि स्टेट के जो है कि 4 एलिमेंट है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, जिसमें से सॉवरेनिटी जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट तो एक नेशन में भी हो सकती है, मीन्स एक तरह से सेम ही कॉन्सेप्ट है, पर कोई भी डिस्टिंक्ट जो है कि कल्चर को फॉलो करते हैं या ट्रेडिशन को, उसको हम नेशन की भी डेफिनेशन दे देते हैं। तो वहां पे जो है कि ये होगा, पर सॉवरेनिटी होना उस स्टेट की बहुत जरूरी है। यही एक प्रोमिनेंट फीचर है जो इंडिया जो है कि आफ्टर 1947 जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला था हमें, वॉज नॉट ए स्टेट बिकॉज दो इट वॉज द अदर 3 एलिमेंट्स। ये जो है कि स्टेट इसलिए था क्योंकि हमने उसी वक्त जो है कि अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेकिंग ऑल आवर ओन डिसीजंस, मतलब हमने सारे ब्रिटिश कंट्रोल को वहां अबॉलिश कर दिया था। तो ये जो है कि हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि रेफरेंस विद द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये बात कर रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है, कि इंडिया इज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे देखिए कॉमनवेल्थ वर्ड है, इसका मतलब आप जो है कि समझ लीजिए। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है कि मीन्स ये जो है कि ब्रिटिश जो थे, जो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जैसे जानते हैं कि जो यूके के थे, उन्होंने पूरे कॉलोनियल सिस्टम जो है मीन्स सबको जो है कॉलोनियल टाइम एरा में सारे का मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब कहते तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज पे इन्होंने रूल किया और गवर्न किया। मीन्स जो है कि वहां जो है कि उस नेशन को या कंट्री को जो है कि इन्होंने कॉलोनाइज किया थ्रू दी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे जो है कि रूल किया उनको, है ना। तो ब्रिटिश यूके ब्रिटिश थे, उन्होंने कॉलोनियल एरिया में सारे मोस्ट कंट्रीज पे रूल किया था। तो आफ्टर जो है कि वहां पे सब जगह धीरे धीरे जो है कि इनका जो है कि पावर जो है कम होते गया, और फिर जो है कि वो कंट्रीज जो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो इन्होंने एक जो है कि फिलोसफी रखी कि भाई साहब हमने आपको कॉलोनाइज तो किया है, तो यहाँ पे जो है कि कॉमनवेल्थ कंट्री बनाते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसमें क्या होगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में होगा कि हम जो है कि वहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, मीन्स कॉमन डेमोक्रेसी, लोगों के राइट्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में, और वर्ल्ड एज ए होल को देखेंगे, वर्ल्ड एज ए होल। तो जो है कि इसमें जो है कि कहा गया कि हम जो है कि इन सब डेमोक्रेसी, राइट्स या जो है कि वर्ल्ड के डेवलपमेंट की, इन सबको बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि कॉमनवेल्थ नेशंस बनाए गए, जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था। तो इंडिया ने भी अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कि ये रेटिफाई कर दिया कि चलो ठीक है, हम जो है कि इस मेंबर को रहेंगे। कि इंडिया क्या चीज फॉलो करता है, हम लोग जो है कि वासुदेव कुटुंबकम फॉलो करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम ये याद रखिएगा आप, जो है कि इंडिया फॉलो करता है। तो जो है कि इसीलिए जो है कि इंडिया जो है कि मेंबर ऑफ है कॉमनवेल्थ नेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। फिर दूसरा कह रहा है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है, क्योंकि जो है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया जो है कर्टेल हुई थी मेंबरशिप ऑफ नेशन इसके वजह से नहीं। हमने जो है कि अपने डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली लेने का पूरा जो है कि उसी वक्त जो है कि उनको बता दिया था। तो हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से कि हम अपने सारे अफेयर्स जो है, अपने सारे इंडिया के अफेयर्स खुद मैनेज करेंगे, तो हमारी सॉवरेनिटी की वजह से हम जो है कि अपने करते हैं इंडिपेंडेंस को, इस कॉमनवेल्थ की वजह से नहीं। हमने कॉमनवेल्थ का बस पार्ट है, क्योंकि हम जो है कि वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं, वर्ड एज वन को। तो जो है कि खाली वन स्टेटमेंट सही जगह, इसका हो जाएगा आंसर ए। यहाँ पे देखिए यही जो है कि एक्सप्लेनेशन छोटे से में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी डिटेल में तो मैंने आपको समझा ही दिया। फिर जो है कि कह रहा है कि आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मीन्स अमेरिका से जो है कि प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट जो है कि लिया गया है। और इसको मैंने प्रीएम्बल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि अमेरिका ही पहला नेशन था, पहली कंट्री थी, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने जो है कि प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है कि अपने सारे ऑब्जेक्टिव को एक पेज में लिख देते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेगा और हमारा नेशन कैसा है उसको डिफाइन करेगा। तो यहीं से जो है कि धीरे धीरे बाद में सारी कंट्रीज ने फॉलो किया, और यूएसए ने जो है कि पहली बार जो है कि प्रीएम्बल को इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना है। पर एक और चीज है यहाँ पे, देखिए जो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल थी, अगर पूछे प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया है, तो वो जो है कि अमेरिका से लिया गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। लेकिन पूछे कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, तो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया।
ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज हमने कॉपी की है। जैसे देखिए अपना प्रियम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली टू रिजॉल्व, जो है कि ऐसे ऐसे करके जो है कि हमने जो है कि खूब सारा लंबा सा मतलब प्यारा सा एक प्रियम्बल लिखा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है। ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूं तो वहां लिखा गया है कि लैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ न्यूजीलैंड, ऐसे करके कुछ लिखा गया है कि वो जो है कि अपने प्रियम्बल को ऐसे करते हैं। तो वहां से जो है कि इस लैंग्वेज को ड्राइव किया गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है कि आप अपने माइंड में रखिएगा कि प्रियम्बल लिया गया यूएसए से, पर जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड द विच टाइप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, तो हम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। मीन्स ये जान लीजिए कि गवर्नेंस सिस्टम जो है कि दो तरह से हो सकते हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म। और ये यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो इसके बीच में लाई करता है, जो अभी कुछ ही कंट्रीज में है, वो है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और इंडिया में कौन सा फॉर्म होता है? पार्लियामेंट्री। अब प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है, वही जो है कि पूरी कंट्री पे रूल करता है। तो यहाँ पे ये चीज होता है। ब्रीफली देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट ने यहाँ पे जो रूल करता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट करता है। मीन जो है कि पीपल जो है कि डेमोक्रेसी में जिस गवर्नमेंट को चुनेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो जो यूज रूल करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कि नॉमिनल हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं, और एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड वो जो है प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, जिनके नेम पे सारी जो है कि डिसीजंस को लिया जाता है। और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आप याद रखिएगा कि गवर्नेंस सिस्टम जो है कि किस किस टाइप के हैं, और जो है कि यहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हमारे यहाँ फॉलो होती है, जो कि इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जो है कि यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। तो ये हमने वहां से लिया है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो है कि जुडिशरी क्या कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है जुडिशरी को, या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को, या लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पर यहाँ पे एक सबसे ब्यूटीफुल चीज है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस का। चेक्स एंड बैलेंस मीन्स जो है कि जो हमारी ये तीन पिलर है, मीन्स एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों जो है कि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे काम करती हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे मीन्स जो है कि ये एक दूसरे को जो है इंटरप्रिटेट करके या जो है कि चेक कर सकते हैं कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लेजिस्लेचर जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। मीन्स कैसे? अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो लॉ बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। देन एग्जीक्यूटिव का क्या काम क्या है? एग्जीक्यूटिव जो है कि उसको जो है इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव में देखिए तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं, और उनके नीचे जो है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। उसमें से एक जो है कि आता है अपना आईएएस आईपीएस, जो है कि हमारी सिविल सर्विसेज आती है। आईएएस आईपीएस जो कि सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, ये आईएएस है, सिविल सर्विसेज है। ये जो है कि मेनली जो है कि इनका काम क्या होता है? लॉ एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, ये पॉलिसी और ये सब बना के देती है, और एग्जीक्यूटिव इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर देखें तो जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे, चेक कैसे करती है? तो जैसे प्रोविजंस है हमारे यहाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंटरप्रिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो सही है कि नहीं। जैसे आर्टिकल 32 में जो वृट्स देती है सुप्रीम कोर्ट, उससे जो है कि चेक करती है। फिर आर्टिकल 142 यूज करके जैसे कंप्लीट जस्टिस करती है। तो इन सब प्रोविजन से जो है कि जुडिशरी जो है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक करती है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये ब्रीफली मैंने जो है कि आपको समझा दिया। ये आने वाली जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें और डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। तो ये कह सकते हैं, पर जो है कि ये इसका जो है कि सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। मीन्स जो है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है कि रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसको जो है कि ये एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का। फिर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। हाँ, जो ये स्टेटमेंट है जो है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए पार्लियामेंट पे, जो है कि रिस्पॉन्सिबल हो पार्लियामेंट पे, क्योंकि उसको जो है कि इलेक्ट करके किसने भेजा है? इलेक्टेड बाय द पीपल होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन जो है कि लोगों ने जो है कि उसको चुन के जो है कि भेजा है, एंड कैन बी रिमूव बाय इट। तो जो है कि इसको रिमूव भी कर सकती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। और बाकी दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय द पीपल बाय देम, ये जो है कि डेमोक्रेसी का फीचर है। और गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट फिक्स टर्म, ये जो है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसका फीचर है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो है कि क्या क्या चीजें हैं और वो कैसे होती है रिमूव
तो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के थ्रू, बट रिमेन्स इन पावर जब तक वो मेजोरिटी को एंजॉय कर रही है। वो पावर में तभी रहेगी जब तक उसके पास मेजोरिटी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इन विच कंट्री। ये हम ऊपर ही बात करके आए कि ये ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है, जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कि डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है डिफरेंट क्यों है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्यों यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्या वो जो है कि दोनों जो है कि रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को करते हैं। तो हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस किया कि हाँ दोनों के पास होता तो है, पर ये तो कॉमन फीचर हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ दोनों ही यहाँ पे जो है कि एक नॉमिनल हेड होते हैं एंड एक जो है कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, दूसरे नॉमिनल, और एक नॉमिनल हेड और दूसरे होते हैं रियल हेड। तो यहाँ पे दो तरीके के हेड होते हैं, नॉमिनल और रियल हेड। तो यहाँ पे जो है कि सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पीएम होता है इज रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जो कि हमारे जो है कि किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये फीचर भी जो है कि कॉमन हो गया। इसमें पूछा डिफरेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बाई कैमलर लेजिस्लेचर, हाँ यहाँ पे बाई कैमलर लेजिस्लेचर सिमिलर फीचर है, क्योंकि दोनों के पास जो है कि एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। जैसे इंडिया के केस में हमारा लोअर हाउस क्या है, लोकसभा, अपर हाउस क्या है, अपर हाउस है जो है कि राज्यसभा। तो ये भी कॉमन फीचर हो गया। और ये है जिस सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे जो है कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू को फॉलो किया जाता है। मींस इंडिया में जो है कि कोई भी लॉ अगर जो है कि फेयर नहीं है और जो है कि वो पीपल्स के जो है कि फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड कर रहा है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है और पार्लियामेंट के लॉ को स्क्रैप कर सकती है। मींस उसको जो है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये जो है कि हमारे यहाँ पे प्रोविजन है, जो कि यहाँ ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू में नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे क्या फॉलो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो है कि फॉलो होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पर उसके साथ साथ फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि मेनका गांधी केस के बाद आया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं, जहां पे जो है कि लॉ को देखा जाता है कि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं। पर यहाँ पे क्या फॉलो होता है, यहाँ पे जो है कि खाली फॉलो होता है कि प्रोसीजर जो है स्टेब्लिश बाय लॉ है। तो वो जो है कि अगर लॉ ने जो है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो वो जो है कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। तो यही सिस्टम जो है कि यहाँ पे अलग है। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, पर जो है कि वो डिफरेंस कैसे है, तो ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एज रिगार्ड द लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम सोवरेन, बट इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट लिमिटेड टू द लेजिस्लेट लिमिटेड। यस, ये बात सही है। मैंने ऊपर ही बताया ब्रिटिश में जो है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, पर हम लोग जो है कि इसके साथ साथ जो है कि मेनका गांधी के इसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने लगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो है कि क्या है, वो जो है कि लॉ जो है फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। मींस जो है कि लार्जर गुड के लिए जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट तो जो है कि डिफरेंट करता है मॉडल को। फिर इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो है कि इंटरप्रेट करने के लिए भेजा जाता है। तो ये इसमें जो है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे मैंने बताया था कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टू टाइम किसी भी लॉ को जो है कि अपना जो है कि रिट इशू करके या जो है कि कुछ भी जो है कि अपना कॉल एक्शन लेके जुडिशियल एक्टिविज्म करके जो है कि उसको जो है कि इंटरप्रिटेट करता है कि वो फंडामेंटल राइट किसी का वाइड ना कर रहे हो या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कि वाइड ना कर रहे हो। तो ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू होता है। तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि टाइम टू टाइम इसको चेक करती रहती है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये जो है कि मैंने ऊपर बताया जो आर्टिकल 142 है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करती है, उससे कंप्लीट जस्टिस का काम करती है। आर्टिकल 143 में क्या है, आर्टिकल 143 जो है कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, आर्टिकल 143 में है कि कुछ भी अगर लॉ का डिस्प्यूट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को क्या कहते हैं, जिसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट, जैसे सीजीआई हो गए या जो सीनियर मोस्ट जज है या मोस्ट जो है कि एक्सपर्ट जज हो गए, उनका बेंच फॉर्म होता है। जैसे 3 बेंच कमेटी हो गई या 5 बेंच हो गई, 7 बेंच जो है कि ऐसे ऐसे करके जो है कि बेंच कमेटी फॉर्म होती है और वो जो है कि उस लॉ को इंटरप्रिटेट करके अपना फाइनल जो है कि जजमेंट देती है। तो ये चीज जो है कि आप याद रखिएगा। कौन कौन सा आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 142 यूज होता है कंप्लीट जस्टिस के लिए, पर आर्टिकल 143 किस लिए यूज होता है, टू इंटरप्रिटेट द लॉ बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रोविजन। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हमारे इंडियन का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। क्या हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। प्रेसिडेंशियल है, ये नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है,
जी हाँ है, क्योंकि ये आर्टिकल हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में ही मेंशन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है मेंटेन रहेगी। और फेडरल गवर्नमेंट तो हम फॉलो करते ही हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, पर हम जो है कि थोड़े यूनिटरी इन स्पिरिट है, यूनिटरी इन स्पिरिट। यूनिटरी इन स्पिरिट क्यों बोला जाता है? यूनिटरी इन स्पिरिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, इमरजेंसी या वॉर लाइक सिचुएशन, तो हम यूनिटरी हो जाते हैं, यूनिटरी फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। उस वक्त जो है कि सेंटर जो है कि मोस्ट पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ पे नॉट फीचर में जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या वो सेकुलर स्टेट है? हमारे यहाँ तो पता ही है कि हम जो है कि सेकुलर है, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी प्रोवाइडेड है, और जो है कि आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, जो 25 से लेके 28 तक जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें भी प्रोवाइडेड है। तो हम सेकुलर स्टेट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये ऑप्शन भी सही होगा। फेडरल पॉलिसी को फॉलो करते हैं, पर हम जिसको नहीं फॉलो करते, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल 75 में है। जो है कि 74 में क्या लिखा हुआ है, 75 में तो लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट से। 74 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी हेड ऑफ द head of the head of the government, that is prime minister, and he has the council of minister to aid and advise the president। मतलब कि एडवाइस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, सारे मैटर को एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट में। तो ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, एंड 75 जो है बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होगी। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि मेन एडवांटेज ऑफ दी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? तो ये जो है कि क्या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये मेन फंक्शन है? तो नहीं, ये तो नहीं है। फिर इट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मोर इफिशिएंट, तो ये भी नहीं है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट अगर लगातार आ रही है, या गवर्नमेंट जो है कि पॉलिसीज को देखती है, अगर उनके रूल के हिसाब से, ठीक है, कोई भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो उसको कंटिन्यू रखती है, नहीं तो स्क्रैप करके वो अपनी नई पॉलिसी लाती है, तो ये भी नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव रिमेन्स द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, और लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये जो है कि चौथा जो है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज विदाउट द इलेक्शन, तो ये गलत है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कि चेंज किया जा सकता है विदाउट इलेक्शन। जो है कि कोई भी जो है कि जैसे मान लीजिए पार्टी जो है मेजोरिटी में है, और उसके जो है कि कोई एक्स पीएम है, अब बाय दी एनी सर्कमटेंसेज जो है किसी भी सिचुएशन की वजह से, डेथ की वजह से, या जो है कि कुछ और रीजन की वजह से ये जो है कि पीएम नहीं रहे, सिर्फ कोई वैकेंसी हो गई, या डेथ हो गई, या सर्टेन रीजन हो गया, जो है कि ये जो है कि पीएम की वैकेंसी खाली हो गई, तो वो अपने जो है कि पार्टी में इंटरनली जो है कि वो अपना नो कॉन्फिडेंस करके कोई भी नया एक पीएम जो है कि अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो विदाउट इलेक्शन जो है कि हो जाता है। तो ये भी फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव रिमेन दी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें से क्या क्या अप्लाई होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में? तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ कैबिनेट यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। फिर मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, यस, जो है कि मेजोरिटी कॉन्सेप्ट रूल है पार्लियामेंट में, जो है कि पर जो है कि जब तक वो मेजोरिटी है तब तक जो है कि होल्ड करेंगे ऑफिस, जो है कि अगर नहीं करेंगे तो जो है कि नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है कि उनको हटा दिया जाता है, कि मतलब मेजोरिटी बची नहीं है वहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी जो है कि सही है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। फिर तीसरा कह रहा है कि कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है कि कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। कैबिनेट को हेड ऑफ स्टेट नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड करता है, मीन्स गवर्नमेंट का जो हेड होता है, मीन्स गवर्नमेंट के हेड होते हैं पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर जो है कि कैबिनेट को हेड करते हैं। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, या जिनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो है कि पीएम जो है कि गवर्नमेंट के हेड के द्वारा हेड किए जाते हैं। कि स्टेट के हेड कौन होते हैं? स्टेट के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, जो है कि मैंने आपको बता दिया है, और आर्टिकल 75 तो मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम ऊपर से डिस्कस करते आ चुके थे। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर दी इंडिपेंडेंट, ये सब गलत है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल, ये चारों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को जो है कंट्रोल करता है, और एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर के लिए। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर जुडिशरी में तो हमारी इंडिपेंडेंट ही है। तो ये सब प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, तो ये भी गलत है।
इसमें नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो जो है कि यहाँ पे देख लीजिए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए, मेजोरिटी पावर रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मींस एमपी जो है कि एमपी जो है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है कि दो दो तरह के हैं, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मींस जो है कि ये हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कभी भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं इफ ही फाउंड्स कि वो वहां पे जो है कि मेजोरिटी नहीं है, और जो है कि वो किसी को भी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट जी जो है कि किसी भी पार्टी में जो है मेजोरिटी किसी के पास नहीं रही और गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, तो यहाँ पे जो है कि जो पार्टी मेजोरिटी अपनी फ्लोर टेस्ट में जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी को प्रूव करती है तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नमेंट, तो ये अपने प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो इसी में जो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है ये यहाँ पे मैंने ब्रीफली बता दिया, इसको पार्लियामेंट्री जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर सिक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर रहना चाहिए, मीन जो है कि जो भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में स्पीकर के पास पावर होती है, ये स्पीकर के पास पावर होती है कि वो सिक्रेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है मेंटेन रखें। तो ये सम ऑफ द फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा ब्रिंग आउट करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को। तो इसमें से कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये देखते हैं। अरेंजमेंट फॉर द मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबल आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल। तो इस स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल तो है, पर ऐसा तो है नहीं कि वो बात कर रहा है कि वो कैबिनेट जो है कि रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर के लिए। फिर अगला स्टेटमेंट क्या करता है कि मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये भी जो है कि कुछ जो है कि इतना खास नहीं लग रहा है जो हमारी इस कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को जो है कि डिस्क्राइब करे। फिर अगला जो है कि कह रहा है कि एक मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू द ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। हाँ, ये कह रहा है। अब कैबिनेट फॉर्म क्या है कि वो जो है कि रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में जो है कि क्या होता है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगा कि मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। ये जो है कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो ये डिवाइस है जो स्ट्रेंथन करती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये सब जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहते हैं। यहाँ पे जो है कि हमें बेस्ट आंसर देना होता है। जैसे हमने ऊपर स्टेट वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें भी क्या पूछा था कि बेस्ट डिफाइन, मींस वहां पे देखेगा अगर कंफ्यूज हो तो कोई सा भी जो है कि उसमें से स्टेट को डिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है स्टेटमेंट को, जो कि एक नेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी ऐसी है। तो इन सब स्टेटमेंट में हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, जो कि ये IAS प्री के क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। फिर आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में किसके पास पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास। पर पार्लियामेंट गवर्नमेंट रहती है तो किसके पास पावर रहती, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये हमने क्वेश्चन जो है कि अच्छे समझ लिया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि कार्डिनल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, मतलब इंडिया का जो है कि कार्डिनल सिस्टम क्या है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम का। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कि पीपल जो है कि इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, और रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी हेड जो होगा वो जो है कि मोनार्की से नहीं आएगा, मीन्स जो है कि यहाँ पे इलेक्टेड हेड होंगे। तो ये भी जो है कि सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है इट हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के तो ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर सुप्रीम पावर वेस्टेड विद द पीपल ऑफ इंडिया, यस, जो है पीपल इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रही है, तो वही जो है कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये सुप्रीम पावर जो है कि एक तरह से पीपल ऑफ द इंडिया के पास ही है। फिर ये कह रहा है इट प्रोवाइड फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैज द प्रोविजन फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी। मतलब ये एक तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करता है, मीन पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में ये यूनिटरी फीचर हो जाता है, मीन जो है कि सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो है कि फेडरल फीचर है जो डिवीजन ऑफ द पावर की बात करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा और इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि कंसीडर करना है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ऊपर ही एक्सप्लेन किया, यस वी आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। सॉवरेन स्टेट है, बिल्कुल है, क्योंकि हम जो है कि इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजन ले रहे थे। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट है। हम जो कि हमारे जो DPSP है 36 से 51, वो जो है कि ये वेलफेयर की तो बात करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। और इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है, बिल्कुल है। तो ये 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन के साथ साथ। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का कौन सा फीचर नहीं है इसमें से। तो गवर्नमेंट फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है,
इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, सबको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कि बाउंडेशन में ही रह के काम करना पड़ेगा, जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये भी सही है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, ये भी सही है। रूल ऑफ लॉ का मतलब आप जानते ही हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था कि 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट में से इंडिया 2 एलिमेंट को फॉलो करती है, जो कि क्या होते हैं, 2 एलिमेंट कौन से हैं जो रूल ऑफ लॉ, यहाँ जान लीजिए एविडाइसी कॉन्सेप्ट है, एविडाइसी कॉन्सेप्ट है जो कि एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने दिया था। रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट दिए थे इन्होंने। पहला एलिमेंट बात करता है कि एब्सेंस हो आर्बिट्री पावर का, मीन्स जो है कि आर्बिट्री पावर का एब्सेंस हो। दूसरा बात करता है कि वहां पे जो है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर हो। एंड सेकेंड एलिमेंट टॉक अबाउट इक्वालिटी, मीन्स जो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, जो कि हमारा आर्टिकल 14 में बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। और तीसरा बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल राइट्स से बना हो, मीन्स इंडिविजुअल के राइट्स का ध्यान रखे। तो ये एलिमेंट इंडिया में फॉलो नहीं होता है, तीसरा एलिमेंट, बिकॉज जो है कि यहाँ पे जो है कि लार्जर गुड की बात की जाती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है कि लार्जर एक्सपेक्ट पे देखा जाता है, ना कि एक नैरो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे। तो ये 2 एलिमेंट जो है कि इंडिया में फॉलो होते हैं। और रूल ऑफ लॉ का मतलब मैंने आपको जो है कि पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया, यहाँ पे भी मैंने ब्रीफली बता दिया कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। और यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ जो है वहाँ जो है कि जो भी मोनार्क होंगे या जो भी हेड ऑफ स्टेट होंगे वो जो कह देंगे वही लॉ है। तो ये दोनों एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये तीनों फॉलो होते हैं। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होती है, मीन्स जो है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं रखती, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। फिर जो है कि देखें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम, ये जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट से। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कंसीडर करो और बताओ कि कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है। तो क्या क्या कंसीडर करना है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एंड इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज ओन, बिल्कुल सही बात है। एंड इसका आंसर हो जाएगा कि हम जो है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या इसके वजह से कि हमारे इंडिया जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करता है, नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी इसकी वजह से है क्योंकि हम जो है कि सॉवरेन है और पीपल जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं इन दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इस वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसका जो है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है कि डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, सही बात है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सही बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक हम किस वजह से हैं, क्योंकि हम खुद पावर करते हैं। वी आर अथॉरिटी टू इलेक्ट अवर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जो है कि हम पार्लियामेंट में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं। तो दिस इज टॉक्स अबाउट दिस। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से, तो बी आंसर हो जाएगा इसका सही। तो जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस। इसमें से गुड गवर्नेंस का फीचर कौन सा नहीं है। गुड गवर्नेंस के फीचर में अकाउंटेबिलिटी आती है। यस, जो कोई भी जो है कि हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबल होने चाहिए टू द पीपल एंड टू द सिटीजन्स। तो ये सही है। ट्रांसपेरेंसी विच इज मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस, तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, जैसा कि मैं बता ही चुका कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, जो है कि लॉ जो है कि सुप्रीम हो, ना कि कोई हेड जो है कि अपने रूल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग करे। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दीज आर द फीचर ऑफ द सम फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। पर ये रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म जो है कि एक गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं होता है। और ये रेड टेपिज्म होता क्या है, देखिए ये बेसिकली तो रेफर करता है कि कोई भी जो है कि रेगुलेशन या कोई रेगुलेशन हो विच हिंडर्स द प्रिवेंट द एक्शन और डिसीजन मेकिंग, मतलब फाइल, इसको जो है कि मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी फाइल केसेस है, मीन जानिए फाइल केसेस किसी ऑफिस में जो है कि रखे रहते हैं, खूब सारे हो जाते हैं। तो जो है कि पहले जो है कि लाल कपड़े में बांध के, रिबन में बांध के वो जो है कि रैक्स में रख दिया जाता था। मीन्स वो लाल कपड़े की वजह से ये आया कि रेड टेपिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्म दिया था कि जो है कि फाइल जितनी भी है जो काम नहीं हो पाते थे, मान लीजिए कोई भी जैसे पेंशन डिपार्टमेंट है या कोई पुलिस केस है या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो जब ढेर सारी फाइल होती थी और वो केस रिजॉल्व नहीं होते थे, उनको जो है कि लाल कपड़े में बांध के उनके जो है कि ऑफिस के अलमीराज और रैक्स में रखा जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ये टर्म दिया था कि ये रेड टेपिज्म को जो है कि कम किया जाए, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस को जो है कि खत्म, मतलब गुड गवर्नेंस को प्रमोट नहीं करता है। तो यहाँ पे यही है कि रेड टेपिज्म रेफर टू द एक्सेस रेगुलेशन विच हिंडर एंड प्रिवेंट द एक्शन और डिसीजन मेकिंग, मतलब वो जो है कि एक्शन और जो है कि हिंडर करता है डिसीजन मेकिंग में। तो यही रेड टेपिज्म है कि मतलब फाइल्स जो है कि पड़ी पड़ी जो है बंद होके लाल कपड़े में बांध के रख दी जा रही है। तो ये रेड टेपिज्म है, जो कि गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब सिंपल सा है, जो कि ऊपर बात कर चुके हैं कि स्टेट मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर एंड वीकर सेक्शन, मीन जो है कि हम जो है कि वेलफेयर करेंगे वीकर सेक्शन और मार्जिनाइज सेक्शन का, जो कि जैसे SC ST OBCs हो गए और जो भी कोई भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए या SEBs हो गए, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट हो गए। तो इन सारे सेक्शंस को जो है कि हम जो है कि वेलफेयर करेंगे और इनको जो है
इक्वालिटी मतलब सारे सोसाइटी में इक्वल स्टेटस लाएंगे, तो ये होता है वेलफेयर स्टेट का मतलब। तो जो है कि सिंपली हमने जान लिया कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वेलफेयर स्टेट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब ये स्टेटमेंट किसने नहीं कही थी, एक स्टेटमेंट किसका कॉन्सेप्ट वो कर रहा है। तो स्टेट इज एवरीवेयर, जैसे स्टेट हर जगह है, मीन्स जो गवर्नमेंट हर जगह है, एंड इट हार्डली लीव्स अ गैप, मतलब वो किसी के बीच में कोई भी जो है कि हार्डली इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, सोशली पोलिटिकली जस्टिस जो हो गया या इक्वालिटी जो हो गया उसको मेंटेन करने के लिए कोई गैप नहीं छोड़ती है। तो ये जो है कि एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट हर जगह है, वो जो है कि सारे गैप को फिलअप कर रही है या सारे गैप्स को कम करते जा रही है, तो वो जो है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट स्टेट का होता है कि मतलब गवर्नमेंट को खत्म करे और जो भी रिसोर्सेज को जो है कि पीपल्स में जो है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो ये कम्युनिस्ट फिलोसफी होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो है कि पीपल जो है अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पुलिस स्टेट का मतलब हो गया जहाँ पे जो है कि पुलिस या मिलिट्री कंट्रोल करे, तो उसे पुलिस स्टेट कहते हैं। तो चलिए इसका देख लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फिलोसफी इज नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी। तो हमारे यहाँ पे वेलफेयर स्टेट है जो कि डीपीएसपी में मेंशन है। हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि डीपीएसपी में क्या मेंशन है हमारा, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। हम सोशलिस्ट हैं, ये हमने अपने प्रीएम्बल में डाल रखा है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉलो होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाता है जो कि आर्टिकल 326 के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट हो गए, तो यही नहीं है कि हम लोग कम्युनिस्ट नहीं है, तो ये जो है कि गलत ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारी फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं, हमारा जो है कि पार्लियामेंट्री है, ये जो है कि गलत हो जाएगा। इंडिया इज द टिटुलर मोनार्की, नहीं, हमारे यहाँ टिटुलर मोनार्की का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम जो है रिपब्लिक है, इंडिया इज रिपब्लिक। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो हमारे प्रियम्बल में ही प्रोवाइडेड है। तो ये आपको याद रखना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंडिया इज द एरिस्टोक्रेसी, ये भी गलत है, हम जो है कि कोई अथॉरिटी से ड्राइव नहीं करते पावर को, यहाँ पे जो है कि डेमोक्रेसी फॉलो होती है। इंडिया इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, जो कि हम जानते हैं मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया मीन्स यहाँ पे जो है कि पावर गवर्नमेंट को अथॉरिटी को नहीं कह रहा है, यहाँ पे जो है कि मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इंडिया क्या है? पीपल्स है। पीपल्स आर द मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ द इंडिया, जैसे कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी मेन सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपल्स है, जो इंडिया के जो सिटीजन है वही मेन सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन द इंडिया है, और जो है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये बात याद रखनी है आपको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बात करता है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि फेडरल में भी हो सकता है, तो ये फीचर तो नहीं होगा। सिंगल एग्जीक्यूटिव, हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही जो है कि हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और गवर्नमेंट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, तो वो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर, नहीं, जो है कि रेसिडुअल पावर ऑफ द स्टेट, ये भी नहीं होता, ये फेडरलिज्म का फीचर है जहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट में जो है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये फेडरल का फीचर है। तो यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा जो कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का एक फीचर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, जो है कि ये भी जो है कि सही है। तो इसमें करेक्ट क्या है? ये तीनों जो है, तीनों चीज जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, क्योंकि वही जो है कि हेड और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव द हेड जो होते हैं वही एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट, और वही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पर उनके पास जो है कि पावर नहीं होती कि वो डिसॉल्व कर दे लेजिस्लेचर को, फुल टर्म इंजॉय करते हैं अपनी पावर को। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर, ये तीनों ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पे जो है कि कंट्री में पहली बार जो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका में जैसे जानते हैं अभी करंट प्रेसिडेंट भी जो है कौन है, इसका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइए, जिन्होंने खूब सारे देर ट्रैफिक लगा रखे हैं, तो जो है कि आप जो है कि बता सकते हैं। तो जो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार कहाँ फॉर्म हुई थी? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फॉर्म हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बात करता है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट,
डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया किस फैक्ट पे डिपेंड करती है, ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है इस वजह से कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है, इस वजह से कि पब्लिक इंजॉयज द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, इस वजह से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैज बीन प्रोवाइडेड। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं डेमोक्रेसी का, मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ कि पीपल एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, मतलब हम जो है कि अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल सिलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, इसलिए डेमोक्रेसी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि गवर्नमेंट जो है सुपीरियर वर्च्यूज लाइज इन द फैक्ट इट कॉल्स इनटू द एक्टिविटी, मींस जो है कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू किस फैक्ट में लाई करती है, जब ये मींस इट कॉल्स इन एक्टिविटी, तो ये जो है कि प्रैक्टिकली कब अप्लाई है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, सही लग रहा है पर इसको होल्ड पे अभी देखते हैं, बाकी और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, फिर हम बेस्ट आंसर चुनेंगे अपना। मेथड फॉर द स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ये मेथड है क्या, मतलब डेमोक्रेसी मेथड है कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को, हमारे यहाँ तो पता ही कि जो है कि लेजिस्लेचर जो है कि वहां से जो है कि लीडर आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कि जो है रियल नॉमिनल हेड चूज होते हैं और जो लीड करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर जो है कि कह रहा है कि सुपीरियर इंडिविजुअल विद द डायनेमिज्म एंड विजन, तो ये भी नहीं है, मीन्स कोई एक जो है कि एक कोई लीडर हो गया तो ये तो मतलब एक तरह से टेंड टुवर्ड द डिक्टेटरशिप कर जाएगा ना, मीन्स जो है कि कोई एक लीडर जो है कि उसके विजन पे पूरी कंट्री चल रही है, तो ये तो रूल बाय लॉ मतलब डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो ये भी गलत है। अब बैंड ऑफ द डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, नहीं नहीं, कोई फ्यू पार्टी वर्कर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं पूरी डेमोक्रेसी को, तो यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, मीन्स जो है कि जो आम जनता है उनके इंटेलिजेंस और उनके जो है कि कैरेक्टर को देखते हुए अपने पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो पार्लियामेंट में जाके हमारे लॉ और पॉलिसीज को बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू कहाँ लाई करता है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, इसीलिए कहा जाता है कि वोटर जागरूक हो, जो ये वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन ये सब चलते हैं, इसीलिए चलते हैं। तो जो है कि आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बात कर रहा है इंडिया रिपब्लिक मीन्स, इंडिया रिपब्लिक है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है कि मैंने ऊपर ही समझा दिया कि कोई भी हेरिडेटरी रूलर नहीं होगा, मीन्स जो है कि यहाँ पे ब्लड लाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता है, ब्लड लाइन थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा, नो मोरार्की, यहाँ पे जो भी हेड होंगे अपने स्टेट के वो इलेक्ट करके आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन बात करता है इंडिया इज द रिपब्लिक विच इंप्लाइज दैट, इंडिया रिपब्लिक है, तो इसमें जो है कि इंप्लाई क्या हो रहा है, ये इंप्लाई करता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जो कि ऊपर ही बात की हमने। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो है कि सबके पास पावर है, यूनियन में जैसे जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में पावर डिटरमाइन है, स्टेट के ओन लेजिस्लेचर होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, एंड फ्यू स्टेट्स आर दी हैज द काउंसिल आल्सो, लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो, तो ये प्रोविजन हमारे फेडरलिज्म में है, यही इसका मेन फीचर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, कि पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल है, तो हमारा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नाइदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल, तो हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल है, तो जो है कि पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मीन्स अगर अभी कोई इमरजेंसी लग जाए तो वो जो है कि पूरी पावर जो है कि यूनियन के पास आ जाती है, वो जो है कि स्टेट के जो है कि लॉ मेकिंग पावर और उसके लेजिस्लेचर को जो है कि कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देती है, इसलिए जो है कि हम जो है कि फेडरल एज वेल एज दी यूनिटरी फीचर, मीन्स जो है कि हम फेडरल इन स्ट्रक्चर यूनिटरी इन दी स्पिरिट है, जिसको हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम पार्सली रिजिड और पार्सली फ्लेक्सिबल, और इसके और प्रोविजन जैसे मैं बताऊं तो हमारा जो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल्स जो है कि जो मेंशन है, जो दो ये वाला पार्ट है, रिलेशन बिटवीन दी यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स में जो है हमारे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव पावर है, जो कि यूनियन और स्टेट में जो है कि डिफरेंट पार्ट्स में दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेन प्रोविजन क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं, आर्टिकल 368 मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है अंडर दी आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के अंदर चेंज करना है, जो कि पार्ट 20 में मेंशन है, उसमें अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि हमें जो है कंसर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट भी चाहिए होता है, कंसर्ट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट मीन्स इलेक्शन का प्रोसीजर चेंज करना है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर चेंज करना है, तो उसमें जो है कि स्टेट के कंसल्ट भी जरूरी है, इसलिए जो है कि इसको पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल कहा जाता है। इसको मैंने ढेर सारे एग्जांपल से समझा दिया, अब आपको ये याद रहना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है
कि इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफरेंशिएट इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे मेन जो है फीचर डिफरेंस है वो जुडिशियल रिव्यू का है। इंडिया में लॉ को जो है कि जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो होता है। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कंसीडर कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड फॉर ए फेडरल फीचर। बिल्कुल सही बात है। पर जो है कि इट क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये स्टेटमेंट तो मतलब सही है कि हाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है फॉर द सर्टेन प्रोविजंस एंड टाइम, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो असर्शन का जो है रीजन तो सही है, बट जो है कि इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करना है। हमें सोचना ही ऐसे होता है कि हम जो है कि जब पूरा पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म के डिफरेंस जान लेते हैं, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर से डिफरेंस जान लेते हैं, तो हमें सोचने में आसानी हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए प्रोवाइड तो कर रहा है कि हमारे पास फेडरल सिस्टम होगा, मींस डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जैसे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड है। शेड्यूल 7 में जो है कि 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट दी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है कि कौन किस पे लॉ बनाएगा। तो ये सब चीजें प्रोवाइडेड तो है, पर जो है कि इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। सर्टेन प्रोविजन है जैसे 352 से 56 और 60 में, बट इट कैन नॉट डिफाइन दिस। तो जो है कि हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है कि आंसर हो जाएगा बी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि इंडिया में अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि इंडिया में फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। फेडरलिज्म जो है कि प्रैक्टिकल नहीं इंडिया में। हाँ, क्योंकि नहीं है इसलिए जो है कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ टाइम पे हम यूनिटरी भी हो जाते हैं, यूनिटरी इन स्पिरिट, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, नहीं ये बात तो गलत है, क्योंकि जो है कि हम फेडरल स्टेट है, बट सर्टेन टाइम पे जो है कि हम जो है कि प्रैक्टिकली जो है कि हम जो है कि यूनिटरी फीचर में आ जाते हैं। तो असर्शन जो है कि गलत है, रीजन जो है कि सॉरी असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आइए देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल इन कैरेक्टर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्ड। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, बट बाकी हम जो है कि और भी देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिकल 50 में साफ साफ मेंशन है डीपीएसपी में कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है कि हमेशा सेफगार्ड रहेगी और सेपरेट रहेगी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से। जुडिशरी जो है कि इनको जो है कि टाइम टाइम पे इंटरप्रिटेट भी कर सकती है, और चेक एंड बैलेंस के थ्रू जो है कि चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम में इन पे जो है कि इनको चेक भी कर सकती है कि दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। बट हम अदर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। जैसे यूनियन लेजिस्लेचर है रिजेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये डेमोक्रेसी का फीचर होता है, फेडरलिज्म का नहीं। फिर और स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यूनियन कैबिनेट कैन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी, ये भी डेमोक्रेसी का फीचर है कि सब जो है कि अलग अलग पार्टी से जो है कि रिप्रेजेंटेटिव आके जो है कि इलेक्ट हो। एंड फंडामेंटल राइट एंड एनफोर्सबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये जो है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर है, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर है ये। तो हमने आंसर देख लिया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से फेडरल फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे जो है कि फेडरल फीचर क्या नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का। ये जो है कि इंडिया में फेडरल फीचर में नहीं आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि रिटर्न है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। यहाँ पे जो है कि फीचर नहीं है, फेडरल फीचर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर था। फेडरल फीचर का मतलब होता है जैसे दो डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, मतलब आप जो है कि एक यूनियन की मतलब सेंटर की भी सिटीजनशिप लेंगे और स्टेट की भी सेंटर सिटीजनशिप लेंगे। पर हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 5 to 11 में, जो कि अभी हम आने वाले डिस्कशन पढ़ेंगे, पर प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे जो है कि आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल वाला वीडियो है, उसमें जो है कि मैंने समझाया था कि हाँ यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है। और वो सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप इसलिए फॉलो होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट होने की वजह से यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है, जो कि एक यूनिटरी फीचर है, ना कि फेडरल फीचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि एलिमेंट जो है फाउंडेड इंडियन फेडरल फीचर्स, मतलब इसमें से इंडिया के फेडरल फीचर में क्या क्या फाउंड होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, मींस इसमें से जो है कि क्या क्या जो है कि यूनिटरी फाउंड कर रहा है, यूनिटरी एलिमेंट्स। हम जो है कि यहाँ पे फेडरल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे यूनिटरी एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसे जानते हैं कि वो जो है कि एक फेडरल में है, तो ये नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है कि आपका फेडरल में है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल में है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है कि ये जो है यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये यूनिटरी फीचर है, और ये इंडिया में फॉलो होता है। ये कहाँ से लिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये कनाडा से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर,
जी ये बात जो है कि ये फेडरल फीचर है हमारा, तक अभी तक ये जो है कि ये हुआ है 4, तो 4 जो है कि ये जो है कि यूनिटरी फीचर है, ये जो है कि फेडरल फीचर है। फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन दी स्टेट बिल, ये जो है कि आपका जो है कि यूनिटरी फीचर है। मीन जो है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर लॉ तो बना लेगी, पर वो जो है कि इम्प्लीमेंट कब होगा, जब प्रेसिडेंट उसको जो है असेंट दे देंगे, तो ये जो है कि यूनिटरी फीचर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये भी जो है कि यूनिटरी फीचर है, जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया या कुछ हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं हम लोग, तो ये एक यूनिटरी फीचर में आता है। फिर वन सुप्रीम कोर्ट जो है कि ये जो है कि ये जो है कि आपका फेडरल फीचर है। तो यूनिटी फीचर में क्या क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो जाएगा, और ये प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन द स्टेट बिल, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर सही, 4, 6 एंड 7। बाकी जो है कि फेडरल फीचर के फीचर्स है, तो बाकी फेडरल फीचर है, ये सब जो है यूनिटरी फीचर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी एलिमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिटरी एलिमेंट है, मैं ऊपर तो डिस्कस कर ही चुका हूँ, पर हम दोबारा से देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फेडरल फीचर है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये जो है कि यूनिटरी है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा, ये भी जो है कि यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बाकी फेडरल फीचर में जो है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, पर हमारे यहाँ पे एज द पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे जो है कि एमपी डिसाइडेड है, तो ये दोनों जो है कि यूनिटरी फीचर हो गए। जुडिशियल रिव्यू एक फेडरल फीचर है, और जो है कि और क्या बात है, और बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ये जो है कि ऑल इंडिया सर्विस ये यूनिटरी फीचर है, जो कि हमारे राज्यसभा एम्पावर है, राज्यसभा के पावर है 312 आर्टिकल में जो है कि वो कोई भी जो है कि ऑल इंडिया सर्विस को बना सकती है। बाई कैमुलर लेजिस्लेचर ये जो है कि फेडरल फीचर है, तो यहाँ पे क्या क्या सही हो जाएगा, पॉइंट 2, 3 एंड 5, तो ये इसका देखते हैं पॉइंट 2, 3 और 5 बी में है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन द इंडिया आर करेक्ट। इसमें जो है कि फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया में और क्या 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 करेक्ट बातें हैं, तो जो है कि देख लेते हैं। कि ये बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस ए फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट में आता है। फिर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्टर ऑफ द यूनिटरी बेसिस, ये भी बात सही है, क्योंकि हम जो है कि इमरजेंसी प्रोविजंस और सर्टेन जो है कि और भी प्रोविजंस है, तो ये भी सही है। फिर बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरन, नहीं ये बात गलत है, हमारा यूनियन सॉवरन है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि अगर सॉवरन होता तो वो जो है कि कभी भी अलग हो सकता है, तो इसलिए स्टेट को सॉवरेंटी नहीं दी गई है, सर्टेन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन जो है कि यहाँ पे जो है यूनियन ने पावर डिस्ट्रीब्यूट की है कि आप जो है कि इस जुरिडिक्शन में रह के ये पावर को यूज करके अपने लॉ और स्टेट को चला सकते हैं, पर उनको सॉवरेंटी नहीं दी गई है। अगर सॉवरेंटी रहती तो वो जो है कि अमेरिकन स्टेट जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो कभी भी अलग हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट बात करते हैं लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर हैव दी डिवाइडेड इन दी यूनियन एंड इट्स यूनिट्स, तो ये भी नहीं है। हमने लेजिस्लेटिव और जो है कि फाइनेंशियल पावर कुछ कुछ जो है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रखी है, पर हमने जुडिशियल पावर को इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको, 1 एंड 2 सही है, तो इसका 1 एंड 2 सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है कि नॉट ट्रू मीन्स इसमें से पूछ रहा है कि क्या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रू नहीं है, तो स्विफ्ट डिसीजन ये यूनिटरी है, फ्लेक्सिबल है, ये जो है कि यूनिटरी कैरेक्टर है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आइडियल फॉर द लार्ज कंट्री, यूनिटरी फीचर जो है कि आइडियल फॉर द लार्ज कंट्रीज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है कि इसमें जो है कि नॉट ट्रू है, ये गलत है, तो यही जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यस, क्योंकि हम जो है कि अपने जो है कि एमपीज को चुनते हैं, और एमपीज हमारे बिहाफ पे हमारे प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, जो कि आप जानते हैं कैसे करते हैं, ये प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे और नहीं जानते हैं तो प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो ये बात सही है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन कंबाइंड विद द रिपब्लिकनिज्म, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हम लोग जो है कि चूज करते हैं अपने से, जो है कि इसी को जो है कि मतलब असर्सन को रीजन एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट को तो हम चूज करते हैं, पर हमारे जो प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, वो रिपब्लिक हेड है, जो इलेक्टेड होके आ रहे हैं, पर वो इनडायरेक्टली होके आ रहे हैं, इसीलिए जो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन कंबाइंड विद द रिपब्लिकिज्म, तो जो है कि असर्सन जो है रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कि आर दी लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का होना, तो पीपल्स को डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, तो उसको जानेंगे, तो ये जो है कि लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका रीजन क्या कर रहा है कि नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द बैड गवर्नेंस, अगर वहां पे कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे हम जानते हैं कोई भी एबीसी पार्टी है, अगर जो है कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट रूल कर रही है,
अगर जो है कि इसने खराब परफॉर्म किया तो आगे जो है कि बी गवर्नमेंट आएगी तो जो है कि पीपल जो है कि ए को क्रिटिसाइज करते हैं, बी की तारीफ करते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि नॉर्मली जो है कि पीपल ब्लेम कर देते हैं। तो असर्शन का रीजन जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि हु प्रपोज द पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इसमें जो है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि जैसे इंडिपेंडेंस दिलाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, मीन बहुत बड़ा रोल है, हाथ नहीं है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और जो है कि सभी ने मिलकर जो है कि इंडिपेंडेंस दिलाई है। पर आईएनसी को इन्होंने कहा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आईएनसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अबॉलिश कर देना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो और जो है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, मीन्स जो है कि पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, पंचायत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाए। एंड जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था कि मतलब कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेट ज्यादा करे। तो इसमें सी और डी दोनों ही सही ऑप्शन है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फेडरल डिजाइन वाज टू वीव अ नेशन आउट ऑफ इट्स डाइवर्स पार्ट एंड प्रोटेक्ट नेशनलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का यही है कि नेशन के जो है कि डाइवर्स पार्ट और नेशन की इंटीग्रेशन को बना करके, मीन्स नेशन को एज ए होल जो है कनेक्ट करके रखे। यह फेडरलिज्म का मेन फीचर है। रीजन कहता है कि अकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटीज हैज ए बिल्ड स्ट्रॉन्गर नॉट वीकर इंडियन नेशनहुड। मतलब स्टेटमेंट तो सही है कि मीन्स जो है कि रीजन ये कह रहा है कि ये सबको डाइवर्स रखेगा, स्ट्रांग रखेगा, बट ये जो है कि फेडरलिज्म को डिफाइन नहीं करता है। क्योंकि हमारे यहाँ जानते हैं बहुत सारे डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो जो है कि अलग अलग जो है कि कल्चर जो है कि होल्ड करता है। जैसे साउथ का कल्चर हो गया, नॉर्थ का कल्चर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हो गया, और साउथ में भी जो है कि इधर का कल्चर अलग है, इधर का कल्चर अलग है। तो ये जो है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम जो है कि यूनियन ऑफ स्टेट की वजह से जो है कि फेडरल है, तो जो है कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, पर जो है कि इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है एम्बॉयड्स द एलिमेंट ऑफ द कंटिन्यूटी एंड चेंज। क्या कंटिन्यूटी और चेंज को जो है कि वो करता है? तो हाँ करता है, क्योंकि हमारा जो है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लाइव डेमोक्रेसी है, वो पीपल के नीड और एस्पिरेशन पे चेंज हो रही है एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि जान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कि हमारे नीड और एस्पिरेशन पे चेंज होता है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका रीजन क्या है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल एंड द सेंट सिस्टम। तो ये बात सही है कि हम अपने जो है कि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी हमारी इवॉल्व होकर आई है, वो मॉडर्न चीज़ों को भी, ट्रेडिशनल चीज़ों को भी, एंसेंट स्टाइल को भी फॉलो करती है। तो ये जो है कि इसका जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जो है कि एज दी नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी हम अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इसका जो है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि असर्शन कह रहा है कि वुमेन, दलित, पुअर, माइनॉरिटीज ग्रुप्स आर दी बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दी इंडिया। मीन्स ये जो है कि बिगेस्ट स्टेक होल्डर है। और रीजन क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इमर्ज एज द करियर फॉर डिजायर और डिजायर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। तो स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें जो है कि बात कर रहा है कि ये लोग जो है कि जो हमारे जो है कि मार्जिनलाइज सेक्शन है वो जो है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया है। तो ये बात सही है, और यही जो है कि डिजायर फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ड्राइव कर रहा है, जो है कि इमर्ज कर रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है रीजन। तो जो है कि इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बात करता है कि रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग बल्किएस्ट इज दैट। मीन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि क्यों है? क्या इट इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, डील्स विद गवर्नमेंट ऑफ द लार्ज कंट्री, और कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोथ यूनियन एंड द स्टेट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड प्रोविजन और जो है कि मतलब कि डिटेल प्रोविजन है, और सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इस वजह से ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन में वो प्रोवाइड नहीं है, इसीलिए जो है कि ऑफिशियली आंसर की में भी नहीं आया था ये, क्योंकि यहाँ कोई सिंगल रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कंसोलिडेट किया गया है। यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, लेजिस्लेटिव प्रोविजन, फाइनेंशियल प्रोविजन सब अलग अलग डिफाइन है। फिर जो है कि दूसरी बात तो ये डाइवर्स कल्चर और एक लार्ज कंट्री को डील करता है। तो ये सारे एक तरह से देखा जाए सही आंसर होता है। तो इसीलिए जो है कि इसका आंसर ऑफिशियली नहीं दिया गया था, क्योंकि इसका कोई सिंगल रीजन नहीं है। तो हमने ये देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द फेडरलिज्म। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज ए यूनाइटेड स्टेट कॉन्सेप्ट। ये बात सही है। यहाँ पे इंडिया में जो है कि हम जानते हैं कि क्वासी फेडरल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ए फेडरल, नहीं, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान की, अपॉइंटेड बाय द पीपल, ये भी गलत है, वहाँ पे जो है कि कुछ और सिस्टम फॉलो होता है।
तो यहाँ पे जो है कि ए आंसर सही हो जाएगा। ये हमने देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, ये हम ऊपर से देखते ही आ रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, ये फीचर सही नहीं है। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन बात करता है इंडियन फेडरलिज्म की क्वासी फेडरल जो है कि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केसी वेयर जी ने कहा था, क्योंकि हम जो है कि फेडरल इन जो है कि स्ट्रक्चर है एंड यूनिटरी इन दी स्पिरिट है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर रीजन क्या कह रहा है कि इंडिया हैज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यस ये भी सही है। तो ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असेसन एंड रीजन इंडिविजुअली ट्रू, पर जो है कि आर जो है कि इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल और नॉन यूनिटरी। हाँ ये बात सही है, इसीलिए जो है कि क्वासी फेडरल है, हम जो है कि कुछ टाइम फेडरल है, यूनिटरी में स्प्लिट है, तो ये भी सही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हम जो है कि फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन स्पिरिट, जो है कि मैं कब से ये बोलता हूँ और ये क्वेश्चन आई है आखिर में कि फेडरल इन नेचर है, यूनिटरी इन स्पिरिट है। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि किसने इंडिया को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था, ये जो है कि जी ऑस्टिन ने कहा था। ऐसे स्टेटमेंट हमें याद रखना होते हैं जो कि मैं पिछले सेशंस में भी बता चुका हूँ, कि जैसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। फिर इसी तरीके से ये जो है कि इंडिया को जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है। और क्वासी फेडरल किसने कहा है, जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं, ऊपर भी मैंने बताया क्वासी फेडरल जो है केसी वेयर जी ने कहा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो है कि केसी वेयर जी ने कहा था कि मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि स्टैब्लिश करता है अच्छा सा बैलेंस बिटवीन दी रिजिडिटी को भी फॉलो कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है, तो ये केसी वेयर जी ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन अ सेट इन द टाइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन मोल्ड का मतलब होता है ढांचा, जैसे हम कोई भी ढांचा बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द राइट टाइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म, ये एस्टिमेटर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही यही कह रहे हैं, क्योंकि हमने टाइटली मोल्ड फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने पीपल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, बिकॉज ही इज सो विजनरी पीपल, इनका विजन इतना मतलब अपने आप में ही मतलब तारीफ करने वाला है, क्योंकि वे जानते थे कि टाइम टू टाइम जो है पीपल्स के एस्पिरेशन के हिसाब से जो है हमें जो है कि सोसाइटी चेंज होगी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही प्रोवाइडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन की आर्टिकल 368 में जो है कि अमेंडमेंट कर सके, जो कि अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि आते हुए टाइम में जो है कि इंडिया के नीड और एस्पिरेशन चेंज होते रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होते रहेंगे। इसीलिए देख रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा बार अब तक जो है कि 1606 टाइम्स अमेंड हो चुका है, एंड proposed amendment till the 142, आई थिंक आई एम करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे हमने ये देख लिया, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने रिजेक्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज द मिथ एंड द प्रोवर्ब्स, ये जो है कि हर्बर्ट साइमन का जो है कि स्टेटमेंट है, जिसने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिथ्स और प्रोवर्ब्स को जो है कि रिजेक्ट किया था, तो ये याद रखिएगा आप। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉ और लिबर्टी के बीच में रिलेशनशिप को। जैसा कि हम जानते हैं लॉ क्या होता है, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं रिटर्न फॉर्म में, जो लॉ के द्वारा फॉलो दिया जाता है, वो इंसान को फॉलो करने होते हैं। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी एक पार्ट है, फ्रीडम का ही पार्ट है, फ्रीडम विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब लॉ से जो है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाए फ्रीडम पे, तो वो लिबर्टी कहलाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ और लिबर्टी में क्या है। तो हमें आइए पढ़ते हैं वन बाय वन स्टेटमेंट। अगर इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ज्यादा लॉ होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि लिबर्टी कम हो जाएगी, हो सकता है लिबर्टी ज्यादा हो जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि इफ देयर आर नो लॉज नो लिबर्टी, मतलब कोई लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कोई नियम नहीं है तो कोई लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, जो है कि कोई कुछ भी कर सकता है, लिबरल रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैज टू बी मेड बाय पीपल, जरूरी नहीं है कि आप लिबरल हो तो आप ही लॉ बनाओगे। फिर जो है कि अगला कह रहा है कि लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लॉ बार बार चेंज हो रहा है तो आपकी लिबर्टी जो है कि डेंजर में होगी। हो सकता है कि आपकी जो है कि लिबर्टी को बढ़ाने के लिए लॉ को अमेंड किया जा रहा हो, तो ये सब जो है कि आप देख लीजिए, सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नो लॉज नो लिबर्टी, मीन्स जो है कि ऐसा जरूरी नहीं है, जो बेस्ट रिलेशनशिप यही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि इसमें से जो है कि फॉलोइंग इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कि फ्रेड डब्ल्यू विक्स जो है इन्हीं का था, जो कि ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ते हैं उसमें जो है कि इनके बारे में डिटेल्स है, तो यहाँ बस आप नाम याद रखिए फ्रेड डब्ल्यू विक्स, ये याद रखना है सॉरी।
फिर अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स फेवर्स दी सिमिलैरिटीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एंड दी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो है कि इनमें से कौन से फिलोसफर थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि सिमिलैरिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हेनरी फ्लोयो ने कहा था। हेनरी फ्लोयो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलैरिटीज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, इफ अवर सिविलाइजेशन फॉल्स इट विल बी द मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मींस अगर सिविलाइजेशन कोई फॉल हो रही तो वो ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होगी। तो ये बी डॉनहैम इन्होंने जो है कि ये स्टेटमेंट दी थी कि मतलब अगर कोई भी सिविलाइजेशन कोई भी सभ्यता अगर खत्म हो रही है तो वो बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जो का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था तभी वो हो रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन दी रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डी डिटर्मिनेशन। मीन्स इसमें से कौन सा जो है कि सही नहीं है डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन को लेके। कह रहा है कि स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, ये तो जो है कि डेमोक्रेटिक को डिफाइन कर रहा है क्योंकि स्टेट में जो है कि पीपल सुप्रीम है, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरा कह रहा है कि सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, ये भी सही है कि जो कि इलेक्ट करके भेज रहे तो उन्हीं को जो है कि पावर दी जाएगी। और जो है कि तीसरा कह रहा है कि सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन सोनली लाइक वाइज अ किंग, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन को नहीं डिफाइन करता, ये जो है मोनार्की की डिटर्मिनेशन को डिफाइन कर दे रहा है। तो यही स्टेटमेंट जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट कर रहा है गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेड, ये जो कि डेमोक्रेसी का फीचर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ जैसे कि मैं ऊपर बात करके आया हूँ, देखिए यहाँ पे आगे एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है जो है कि लिमिटेशन ऑफ पावर की बात करता है, ये करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स की बात करता है। यहाँ पे पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट की रूल ऑफ लॉ में बात नहीं होती है। तो ये तीन एलिमेंट जो है कि सही होंगे। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वैसे ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं क्या होता है कि पावर लिमिट करना गवर्नमेंट की पावर को जो लिमिट करेगा और जो है कि एक फंक्शनरी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड रहेगा, वो जो है कि चीफ पर्पज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या करे, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग द नेसेसरी लॉ, ये चीफ पर्पज तो नहीं है। फिर जो है कि एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस, ये भी नहीं है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये जो है कि चीफ पर्पज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है, जो कि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो डिफाइन और लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि कंसीडर करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इनमें से इज वन ऑफ द विच। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि पीपल प्लेसेस इफेक्टिवली रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, तो ये गलत बात है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है कि प्लेसेस जो है कि प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी, तो ऐसा नहीं है। प्लेसेस इफेक्टिवली रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, यस ये करेक्ट है। क्योंकि जो है कि ये इंडिविजुअल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है इन द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और इसका आंसर जो है कि बी है। जैसे पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि सुप्रीम पावर है और इम्पोज करता है सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मीन जो है कि पीपल के इंटरेस्ट में जो है कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है गवर्नमेंट को कि आप जो है कि लिमिटेड पावर में रहेंगे, इनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रीज नहीं करेंगे, वेलफेयर के काम अच्छे से करेंगे, इसलिए जो है कि ये बी स्टेटमेंट सही है। ऊपर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। फिर अगला कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डिफाइंड बाय इट इज द लिमिटेड गवर्नमेंट, अभी डिस्कस किया हमने। फिर अगला क्वेश्चन सेम वही पूछ रहा है कि जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। अब जो है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, जैसा कि लिबर्टी मैंने बताया एक तरह की फ्रीडम ही होती है, बट इट कम्स विद द सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम के साथ सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो जो है कि पीपल को जो है कि लिबर्टी है, तो लिबर्टी को डिफाइन करता है। तो क्या ये क्या करे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनिटी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, तो नहीं। एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेन, नहीं। और जो है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, नहीं। ये अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि अगर किसी को अपने आप को फुल्ली डेवलप करना है तो उसको पूरी फ्रीडम नहीं देनी पड़ेगी, उसको कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ देना पड़ेगा, जहाँ पे वो दूसरे के बारे में भी सोचे, तब वो जो है कि फुल्ली डेवलप हो पाएगा। तो ये जो है कि स्टेटमेंट मैंने बहुत ही लेमन स्टाइल में, मतलब आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि लिबर्टी का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, जो यहाँ पे आप बेस्ट चूज कर सकते हैं ऑप्शन को। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से वन ऑफ द इम्प्लीमेशन ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ क्या रहना चाहिए, वहाँ पे जो है कि प्रिविलेजेस के एब्सेंट रहने चाहिए। इक्वालिटी जो है कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी कब होगी,
जब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस रहेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर जो है विच विच इज आर दी कॉमन टू दी इंडिया और यूएसए। मीन्स जो है कि इंडिया और यूएसए में क्या चीज कॉमन है, तो मैंने बता दिया वहां पे जो है कि रेसिडुअरी पावर जो है कि सेंटर के साथ जो है कि नहीं, हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है। और ये कह रहे हैं रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट, नहीं, क्योंकि वहां तो स्टेट के पास जो है कि अपनी खुद की पावर है। इंडिया में जो है कि रेसिडुअरी पावर दी गई है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर दी है, दोनों तो कॉमन फीचर हुए नहीं। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास वीटो है, ये जो है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो वाली पावर जो है कि ये कॉमन फीचर है। और यहाँ पे जो है कि अपर हाउस हैज दी नॉमिनेटिव मेंबर, हमारे यहाँ पे जैसे जानते हैं कि राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटिव मेंबर हैं, पर वहाँ पे जो है कि सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो ये जो है कि कॉमन फीचर फॉलोइंग हैज द कॉमन टू द इंडिया एंड यूएसए, तो ये कॉमन फीचर भी यूएसए में नहीं है क्योंकि वहाँ इलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो है कि 12 मेंबर जो है कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा में, तो ये कॉमन फीचर नहीं है। तो जो है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, खाली थर्ड सही है, तो ये आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट हैज दी पॉकेट वीटो पावर। तो कि आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच रिपोर्ट दी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि जिन्होंने बताया था कि गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड, तो यहाँ पे जो है कि सिटीजन सेंट्रिक रिपोर्ट हार्ट ऑफ द गवर्नेंस, जो कि 12th रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एआरसी थी, 12वीं रिपोर्ट में सेकंड एआरसी के ये बताया गया था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हार्ट ऑफ द गवर्नेंस है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट द यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म। ये सारे में की जाती है, हम जो ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो एक तरह से वही चीजें हैं। तो इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि हमने जानते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में लिखी है, 263 आर्टिकल में जो है मेंशन है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा दो स्टेट के बीच में तो वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि रिजॉल्व करेगी, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में है। इसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, फाइनेंस कमीशन है, रीजनल काउंसिल है, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब जो है कि हमारे जो है कि फीचर्स हैं। तो ये और वो आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि इंडिया में जो है कि सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ हम लोग कब मूव किए हैं, तो हम जानते हैं कि 1970s तक का जो एरा था वो थोड़ा जो है कि सेंट्रलाइज सिस्टम था, मेजोरिटी पार्टी रूलिंग थी, तो वो सेंट्रलिज्म कहा जाता था। फिर धीरे धीरे पावर जो है कि दूसरे स्टेट्स में जो है कि रीजनल पार्टीज आई, वो पावर में आने लगी, तो पूरा जो है कि फेडरलिज्म जो है 1970s एरा में हुए थे। तो ये एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ जो है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, हमने बहुत ही ब्रीफली जान लिया, पूरे अपने गवर्नेंस सिस्टम को जान लिया, हमने पूरे गवर्नेंस सिस्टम को जान लिया है बहुत ही ब्रीफली। हमने ब्रीफली अब पूरे सारे क्वेश्चंस को और गवर्नेंस सिस्टम के क्वेश्चंस को समझ लिया है। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो प्लीज़ जो है कि डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से हम अपनी सारी घटना चक्र को मैं इसी तरीके से डिटेल मैनर में कवर करूँगा, और आप जो है कि इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू वॉचिंग टिल दी एंड। आई होप कि आपको जो है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो या जो है कि कोई कॉन्सेप्ट जो है कि और अच्छे से समझाना हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस को बता सकते हैं। आई वेलकम इट ऑल। जो है कि आप जो है कि जब तक जो है कि इससे जो है कि आप एक दो बार देख लेंगे तो ये पूरा जो है कि गवर्नेंस का चैप्टर और इससे सारी प्रीवियस वीडियो में जितनी डिस्कशन है वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।